कितने तरीके होते हैं? मेथड बताओ कितने मेथड होते हैं? तीन। एग्जिस्टिंग जिसको टेंडर बोलते हैं, ओपन लिस्टिंग का दो थे, ओपनिंग और स्टॉक एक्सचेंज, तीसरी ऑर्डर। हमने सबसे पहली वाली मेथड पढ़ी, जो हमारी सबसे पहली वाली मेथड है बच्चा, ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पूरा एक सम अप करूंगा, छोटी छोटी चीजें जो रहती है उसे कवर अप भी करूंगी। चलिए, द कंपनी में बाय बाय इट्स शेयर और द स्पेसिफिक सिक्योरिटी, किससे बच्चा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस, ऑफर दिया जाएगा, एक्सेप्ट होंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस हम क्या करेंगे? ये शेयर्स बाय बैक कर देंगे। ये दो लाइन तो सिंपल बातें करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर किसकी बात कर दी है बच्चा? यहाँ पर बात की जा रही है स्मॉल शेयर होल्डर। सबसे पहले मुझे बताओ स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके शेयर्स कब कितने तक के होते हैं? 2 लाख तक के होते हैं, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर्स, अब इन्होंने कहा कि इन स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए हम क्या करें बच्चा? कुछ शेयर रिजर्व, हम कंपनी बाय बैक कर रहे हैं, तो जब हम बाय बैक करेंगे तो हम स्मॉल शेयर होल्डर को भी मौका देना चाहते हैं, भीड़ में कहीं गुम ना हो गए बच्चा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ रिजर्व से इतने शेयर्स का तो बाय बैक हम किससे करेंगे बच्चा? छोटे शेयर होल्डर से। ये बात समझ में? इसकी क्या दे रखी है? लिमिट। आगे 15% of the number of security which the company propose. What do you mean by propose? कितना propose किया है? 120 में कह रही थी, मेरा इश्यू साइज कितना था? इश्यू बाय बाय का कहते ऑफर साइज कितना था मेरा? 120। तो उन्होंने कहा जितना भी प्रपोज होगा उसका कितना कह लेना? रिजर्व 15%। क्या बात समझ में आई है? तो 15% कंपनी क्या कह रही है? मैं बाय बैक किसे करूंगा? स्मॉल शेयर होल्डर से। उतना लूंगा शेयर से, उसको दूंगा पैसे। ये बात समझ में आई? और क्या लिखा है बच्चा? रीड करो, मुझे बताओ क्या लिखा है? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल एज पर देयर शेयर होल्डिंग। बाकी हम देखेंगे हमारी कंपनी में कितने शेयर होल्डर है। क्या बात समझ में आ रही है? आपको साफ साफ बोल दिया है, जितना भी आप लेकर आओगे, जितना भी लेकर आओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख का लेकर आऊंगी, कितने का लेकर आओगे बाय बाय का ऑफर? 1 लाख का। 1 लाख का 15% निकालो, छोटी वैल्यू कर दी, कैलकुलेशन हो जाए। 15% कितना होगा 1 लाख का? 15,000। तो मैं क्या कर रही हूँ? 15,000 रिजर्व रखूंगी कि ये पैसे तो मैं किसको दूंगी? स्मॉल शेयर, उनकी जितनी एप्लीकेशन आएंगी। जरूरी नहीं है सबकी आए, ऑफर है, जितने लोग एक्सेप्ट करें। और आपकी कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं? आपकी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डिंग जितनी होगी, विच एवर इज हायर, इतना रिजर्व कर लेना। कंपनी को बस एक लिमिट दे दी गई है कि अगर आपको स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रिजर्व करना है तो 2 पॉइंट्स है। पहला, प्रपोज का 15% निकालो, आप अपनी कंपनी में देख लो कितना है, विचेवर इज हायर, इतना रिजर्व कर लो, दैट्स इट। तो रिजर्व करने की ये लिमिट है, ये आपको मेंटेन करनी है। क्लियर बच्चा? और बाकी सब कान बंद कर लो, है ना? समझ में आया? पक्का? चलो, अब क्या दे रखा है बच्चा? एडिशनल डिस्क्लोजर। क्या दे रखा है? एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशन टू डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड, शेड्यूल 1 में कुछ डिस्क्लोजर दे रखे। किसमें बच्चा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आप अपना नोटिस दे रहे थे, अटैचिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे रहे थे, कहाँ? जनरल मीटिंग में जब एसआर पास करने जा रहे थे। ये पॉइंट उन्होंने बीच में डाल दिया, इसलिए ये प्रोसेस का पार्ट नहीं था, इसलिए इसको मैंने बाद में पढ़ाया, ठीक है। क्या लिखा है कि प्लीज मैक्सिमम प्राइस बता दो, मैक्सिमम प्राइस बता दो बच्चा, एट विच द बायबैक शेयर। आप अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेलिंग बताएंगे, तो प्लीज ये भी बता देना किस प्राइस में आप खरीद रहे हो, खरीदने का प्लान करो। डिटरमाइन सब्सिक्वेंटली स्पेसिफिक प्राइस, जो भी आपकी स्पेसिफिक प्राइस है। कभी कभार हम बुक बिल्डिंग के थ्रू भी तो जाते हैं बच्चा। ये क्या कह रहे? सॉरी, ये टेंडर ऑफर है, टेंडर ऑफर एग्जिस्टिंग को कह रहे हैं। ये कह रहे एग्जिस्टिंग को कितना आप मैक्सिमम प्राइस देने वाले हैं, क्या आपकी स्पेसिफिक प्राइस है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता देना। जनरल बात समझ में आ रही है? सेकेंड बात क्या लिखी है? क्या आपका प्रमोटर भी इंटरेस्टेड है? बाय बैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? बाय बैक। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चा? चलिए, एडिशनल डिस्क्लोजर किसमें? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। पहला पॉइंट तो सिंपल, प्राइस बता दो यार। फिर क्या बोला? प्रमोटर, क्या प्रमोटर भी बायबैक में अपने शेयर्स कंपनी को रिटर्न देना चाहता है? अगर देना चाहता है तो प्लीज वो अपनी पिछले 6 महीने की पूरी की पूरी डिटेलिंग, प्राइस बताएगा, डेट बताएगा, कब कब उसने खरीदा, किस किस डेट में खरीदा, कितने कितने प्राइस में खरीदा, ये पूरी डिटेलिंग पिछले 6 महीने का दे देगा। दैट्स इट, इक्विटी स्टेटमेंट में। क्लियर है? चिल्लर पॉइंट था। चलो, अब हम कल ये पढ़ चुके हैं पब्लिक अनाउंसमेंट, तो चलो फटाफट क्विक रिवीजन। अभी हमने पढ़ा कि भैया अगर स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रखना चाहता है तो रिजर्व रख सकता है, एक लिमिट है।
फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये दो बातें मेंशन और कर लेना। पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना। कहाँ से पब्लिक अनाउंसमेंट 2 दिन के अंदर करना होता है? 5 दिन के अंदर सभी को और फिर ये ऑफर डॉक्यूमेंट की हमने 1 2 3 4 ये सारी चिल्लर पॉइंट हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7 पॉइंट में आएंगे। 7 पॉइंट में क्या बोल रखा है? दो कैटेगरी। पहली रिजर्व कैटेगरी क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर। अब स्मॉल शेयर होल्डर की रिजर्व कैटेगरी पढ़ चुके हो, अभी बताया 15%। अभी बताया मैंने 15% जो भी प्रपोज करो या फिर आपकी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर इतना रिजर्व कर लेना। बाकी बचा हुआ क्या माना जाएगा बच्चा? जनरल कैटेगरी। अब इसका एक नोट है, मल्टीपल डिमांड अकाउंट। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो ये स्मॉल शेयर होल्डर्स है ये लोग क्या कर लेते हैं बच्चा? बहुत सारे डिमांड, लेकिन अब हम देखेंगे ना कि इनके मिलाकर कितने हो रहे। मल्टीपल अगर डिमांड अकाउंट वुड बी, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चा? क्लब कर देंगे फॉर दी आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम स्मॉल शेयर होल्डर को आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जिससे 2 लाख के अंदर। अब मैं जानबूझ के स्मॉल शेयर होल्डर बनना चाहती हूँ, 2 अकाउंट खुला दिए, इसमें 1.5 रखे उसमें 1.5, और कायदे से मैं स्मॉल बन रही हूँ, तो स्मॉल तो मैं हूँ नहीं, दोनों को क्लब कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जबकि स्मॉल कितना होता है? 2 तक का। इन्होंने कहा है हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आइडेंटिफाई कौन स्मॉल है और कौन स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे बस ये लिखा है मल्टीपल डिमैट अकाउंट को क्लब कर दिया जाएगा। सीक्वेंस हम देख लेंगे, पैन से सब सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है। ऑल दी होल्डर इज मैच, पूरे हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे, मैच कर लेंगे कि एक पैन के नाम पर है ना कितनी क्या डिटेलिंग है, कितनी शेयरिंग है। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, सिमिलरली इन केस ऑफ फिजिकल शेयर होल्डर, इन्होंने कहा कि अच्छा फिजिकल शेयर्स लिए थे कभी किसी जमाने में और 2 लोगों ने मिलकर एक शेयर लिया था, तो क्या बच्चा हम ज्वाइंट शेयर होल्डिंग बोल सकते हैं? इन्होंने कहा ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर मैच होता है क्लब टुगेदर, तो बच्चा फॉर दी आइडेंटिफिकेशन, तो हमारे लिए वो एक ही है, हमारे लिए वो क्या बच्चा? एक ही है। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर को लेकर बातें की गई। स्टार्टिंग में बोला रिजर्व करना है, कर सकते हो, करोगे तो लिमिट है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, तो जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो स्मॉल शेयर होल्डर के सारे डीमैट अकाउंट को क्लब करेंगे और देखेंगे। उसके बाद अगर हमें ये भी पता चलता है कि जॉइंट है, तो वो हमारे लिए क्या कंसीडर होता है? हमेशा एक ही होता है, उसको भी हम क्लब करके ही देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? जॉइंट शेयर के जब खरीदा होता है ना तो नाम लिखा रहता है उसमें, फिजिकल में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं, इसलिए वो फिजिकल वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है? आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर एक्सेप्ट कर लिए या फिर अदर स्पेसिफाइड शेयर्स, अदर जो भी स्पेसिफाइड लेफ्ट टू, जितना भी बायबैक में छोड़ दिया, इफ एनी वन कैटेगरी। अभी मुझे ये बताओ, 2 कैटेगरी पड़ी, एक स्मॉल और एक जनरल। स्मॉल के लिए रखा रिजर्व, हमने जितना रिजर्व रखा, ये तो ऑप्शन है ना, हर कोई एक्सरसाइज करता है क्या? बच गया, खुद कॉमन सेंस लगाओ, बच गया तो क्या करना है? दूसरी कैटेगरी में जितनी एप्लीकेशन आई थी, जितने ऑफर आए थे, उनको क्या कर दो भैया? शिफ्ट कर दो और फिर उनको दे दो भैया। ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं लिखा है। लेफ्ट, अगर कुछ लेफ्ट हो जाता है, बायबैक करने का पोर्शन बच जाता है, इफ एनी बचता है इन वन कैटेगरी, तो ऑटोमेटिक आपको उसको क्या करना है? दूसरी से सेट ऑफ करना है। सिक्योरिटी होल्डर who have tendered over and above their entitlement in the other category। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पूरा कंक्लूजन ये है कि भैया ये 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में हमने बोला था आओ 1 लाख के शेयर हमने रिजर्व कर रखे हैं, यूज ही कितने का हुआ? 50,000 का यूज हुआ, ये 50,000 यहाँ यूज कर लो, ये पैसे यहाँ दे दो। यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है, ओवर एंड अबव एप्लीकेशन होता है ना बच्चा, ओवर सब्सक्राइब हो जाते, जैसे हम पढ़ते थे, ओवर ऑफर आ गए, तो सबको तो मिल नहीं रहा है, तो हमने क्या कर दिया? ये पोर्शन यहाँ यूज कर लिया। दैट्स इट। समझ में आया बच्चा? चलिए अब बच्चा ये पैराग्राफ समझ में आ गया, और ये तो पढ़ चुके थे ना अनरजिस्टर्ड, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसको कहा था कि भैया हम चिल्लर चीजों को बाद में ही पढ़ेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप नोटिस करोगे तो आज कनेक्टेड वाली चीजें पढ़ रहे हैं। पहले स्मॉल शेयर का रिजर्वेशन पढ़ा, जैसी कैटेगरी को यहाँ से कनेक्ट किया, क्लब क्यों हो रहा है, फिर अगर कुछ बच जाता है तो दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर देने का। क्लियर है? चलो एस्क्रो अकाउंट पढ़ लिया था। एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के बाद हमने क्या किया? क्लोज किया। क्लोज करने के बाद पेमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट करी और फाइनली एक्सटिंग्विश कर दिया। 15 दिन कहां से?
जब ऑफर एक्सेप्ट किया ऐसे बोलो, 7 दिन इंश्योर कर लेना, वेरिफिकेशन पेमेंट हो गए, क्लियर है। तो यहाँ पे जाके फिर हमने सेबी को बता दिया सारी चीजें, और यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है ओवर। यहाँ कहीं कोई भी डाउट है तो बच्चा पूछे। चलो, ऑड लॉट का मीनिंग बताओ पहले मुझे, मीनिंग बताओ। इनकम्प्लीट लॉट है, बच्चे बच्चे फ्रैक्शन में प्रपोर्शनेट, है ना। टेंडर ऑफर की जो प्रोसेस है, प्रोविजन पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर एज स्पेसिफाइड अबव, जो हमने पढ़ा, क्या लिखा है, अप्लाई, क्या लिखा है, मुटाटेस मुटांडेस, बोले तो कॉपी पेस्ट, लैटिन वर्ड है जिसका नॉर्मल मीनिंग हम क्या समझते हैं, कॉपी पेस्ट। सेम ऑड लॉट शेयर या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर एग्जाम में पूछी जाती है प्रोसेस, जो 1% 2% चांसेस है, बहुत कम चांसेस है प्रोसेस पूछने के, ठीक है। टेंडर ऑफर की पूछी जाती है तो वही बताने का, ऑर्डर आउट का पूछा जाता है तो सेम बताने का, क्लियर है। तो हमने 2 मेथड की प्रोसेस पढ़ी, कौन कौन सा, एग्जिस्टिंग टेंडर और ऑर्डर, बचा क्या, ओपन मार्केट। तो बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट के 2 अंदर पॉइंट्स पढ़े थे, बुक बिल्डिंग और आ जाओ। ओपन मार्केट में बोला स्टॉक एक्सचेंज, बुक बिल्डिंग। कंपनी इंश्योर करेगी, बच्चा ये होल्ड पे जाएगा, ये फिर से क्या जाएगा, होल्ड पे, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड पे जाएगा, पढ़कर इससे है ना डाउट निकालने का नहीं, ठीक है। आ जाए, बायबैक थ्रू किससे कर रहे हैं बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा कुछ कंडीशन है, पहली बात समझो, स्टॉक एक्सचेंज से हो रहे हैं मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इनकी बात हो रही है। कंपनी बायबैक करेगी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब बॉम्बे और नेशनल। कुछ अनोखी बात बोली क्या उन्होंने, जनरल बातें बोल रहे। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आना है तो कुछ प्री कंडीशंस है, होगा तो बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगा। दूसरा क्या लिखा है, नॉट फ्रॉम दी प्रमोटर और पर्सन इन कंट्रोल ऑफ दी कंपनी। अभी के अभी पढ़कर आ रहे हैं बच्चा, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं बच्चा, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बोला था, बता देना प्रमोटर भी अपने बायबैक में शेयर कंपनी को वापस रिटर्न करना चाहता है तो कर सकता है, पूरा डिस्क्लोजर देगा। मतलब वहां प्रमोटर अपने बायबैक में शेयर दे सकता है, ये बोल रहा है नहीं दे सकता, ये जनता के लिए ओपनली आ रहा है, ये जनता के लिए ओपनली आ रहा है। वो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर के लिए आ रहा था कुछ स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक में प्रमोटर भी था, क्या बात समझ में, प्रमोटर भी तो शेयर होल्डर ही है ना एग्जिस्टिंग। ये बोल रहे हैं हम नॉर्मल जनता के लिए ओपनली लेकर आ रहे, प्रमोटर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एग्जाम में ये ट्रिकी चीजें पूछ ली जाती है जो याद भी नहीं रहेंगी, है ना। तो टेंडर ऑफर में प्रमोटर आ सकता है, ओपन मार्केट में नहीं, याद रहेगा। बायबैक इन्होंने कहा भैया एक कॉन्सेप्ट से चलता है, मुझे बताओ स्टॉक एक्सचेंज में एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी ने एक प्राइस कोड कर रखी है, कंपनी ने एक प्राइस कोड कर रखी है, वो मैच हो जाएगा, वो जैसे मैच हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाएगी, है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। चलो, तो बायबैक ऑफ द शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड ओनली थ्रू दी, वही ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म, मैचिंग मैकेनिज्म चलता है। मैचिंग मैकेनिज्म समझते हैं बच्चा, इतने शेयर्स इतने प्राइस में, एक्सेप्ट लिखा है उन्होंने, एक्सेप्ट क्या लिखा है, ऑल और नन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। अब स्टॉक एक्सचेंज में मैचिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है, उसकी बहुत सारी क्या होती है बच्चा, वैरायटीज। एक वैरायटी होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑल या फिर नन। बेचेंगे तो या तो पूरा बेचेंगे या फिर कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा हम उस वाले बस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। वापस स्टॉक एक्सचेंज में मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बहुत सारे वेरिएंट है। अब हम बहुत सारे वेरिएंट नहीं जानते, होता क्या है खुद से कस्टमाइज होते, कंपनी को बोला थोड़ा बहुत कस्टमाइज आप अपने बना लेना, पूरा खतरनाक वाला ये वाला मत बनाना, खरीदेंगे तो पूरा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी सारे वेरिएंट सारे कस्टमाइजेशन आपको अलाउड है, नेगोशिएशन अलाउड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन, इसने बोला 100 में, मैंने कहा नहीं 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 100 में है ना, 90 कर लेते, ये कर लेते, ऐसे ऐसे बार्गेनिंग करना अलाउड नहीं है। ऑफर का काउंटर ऑफर देना अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कंपनी खुद अपने वेरिएंट देती है, ठीक है, वो अलाउड है। लेकिन ये वाला तो अलाउड नहीं है, क्या खरीदेंगे तो पूरे या तो फिर पूरे छोड़ देंगे, इसे छोड़कर बाकी जितने वेरिएंट होते हैं जो अभी आपको पता भी नहीं है वो सब अलाउड है। छोटी सी बस बात यहाँ पे ले पढ़ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, छोटी छोटी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल बॉम्बे और नेशनल। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रमोटर पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज के मैचिंग कॉन्सेप्ट से जाएगा, एक को छोड़ना और नन को छोड़ना।
ये थी 3 कंडीशन। ठीक, अब हेडिंग क्या लिखा है, डिस्क्लोजर, फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन फॉर दी पब्लिक। क्या होता है पब्लिक अनाउंसमेंट? न्यूज़पेपर में देना। टेंडर ऑफर में पढ़ चुके हो न्यूज़पेपर, ये कह रहे हैं हम बार बार नहीं बताएंगे। कंपनी अपॉइंट क्या करेगा, मर्चेंट बैंकर को, मर्चेंट बैंकर की हेल्प से क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट इन द मैनर जो स्पेसिफाई बायबैक शेयर थ्रू दी टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर बोला कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब वही हिंदी वही इंग्लिश वही वर्नाक्युलर। 2 दिन के अंदर, 2 दिन कहाँ से, सेम टेंडर ऑफर जैसा, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। डन। पब्लिक अनाउंसमेंट वही 2 दिन के अंदर, वही डायरेक्टर वही स्पेशल, रिपीट साइमल्टेनियसली, रिपीट है। कॉपी पब्लिक अनाउंसमेंट किसको, सेबी along with the prescribed fees। याद करो, याद करो, हमने कहा था ना तुरंत एक कॉपी भी दे देने का सेबी को। पब्लिक अनाउंसमेंट शेल आल्सो कंटेन डिस्क्लोजर। पब्लिक अनाउंसमेंट में हमें डिटेल चाहिए, किसकी चाहिए, ब्रोकर की और स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अब ये स्टॉक एक्सचेंज से हो रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज में हम डायरेक्ट तो डील करते नहीं है, डीमैट अकाउंट खुलाया और कोई ना कोई हमारे बीच में ब्रोकर होगा। कंपनी ने भी अपना एक बंदा रखा है कि काम स्मूथली हो जाए, तो कंपनी ने अपने कौन से स्टॉक एक्सचेंज में करवा रही है, बॉम्बे या नेशनल, मुझे उसकी डिटेलिंग चाहिए, और साथ में कौन सा ब्रोकर है उसका पूरा डिस्क्लोजर चाहिए, थ्रू विच बायबैक शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में। वापस वापस वापस, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहे हो ना, न्यूज़पेपर में मुझे और क्या चाहिए, न्यूज़पेपर में मुझे डिटेलिंग चाहिए, किसकी डिटेलिंग, ब्रोकर की डिटेलिंग। कौन सा ब्रोकर है जो ये आपके काम स्मूथली करवाएगा, और कौन से स्टॉक एक्सचेंज में, बच्चा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके पास रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं ना, उस ब्रोकर की और स्टॉक एक्सचेंज की डिटेलिंग, बस और कुछ नहीं। नोट, इन केस बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, क्या लिखा है, थोड़ा सा टेंडर ऑफर में जाओ, उस टेंडर ऑफर में हम क्या करते थे, सबसे पहले 2 दिन पकड़ो पब्लिक अनाउंसमेंट, 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट ऑफर, लेटर ऑफर, सेबी को सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन, सेबी 7 दिन ले रहा था चेक करने के, इन्होंने कहा कोई ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं, कोई लेटर ऑफर देने की जरूरत नहीं, किसको, फाइल विद दी सेबी। ये वाली प्रोसेस हटा दी, ये वाली प्रोसेस हटा दी, मतलब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी 2 ही दिन चल रहा है, बोर्ड मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, ये सब होगा, और 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में छापेंगे। अभी इसके बाद कुछ भी बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर है बच्चा, ड्राफ्ट वाली बात नहीं है। ओपनिंग, सीधा ओपनिंग की बात कर दी, वहां पे सीधा ओपनिंग की बात होती थी नहीं, वहां क्या क्या बात होती थी, 2 पब्लिक अनाउंसमेंट था, 5 क्या था, ड्राफ्ट लेटर ऑफर था, 7 दिन में चेक, चेक करके देगा सेबी, और 5 दिन में डिस्पैच हो जाना चाहिए, डिस्पैच होने के बाद एक और 5 दिन ओपन हो जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, रुको रुको रुको, टेंडर की ये बात करता है, अभी क्या पढ़ रहा है अपन, स्टॉक एक्सचेंज, पक्का ना, स्टॉक एक्सचेंज में बोला 2 दिन, और सीधा जंप किया ओपनिंग ऑफ दी ऑफर, ये 5 दिन नहीं है, ये 7 दिन नहीं है, 5 दिन, सीधा बोल दिया। ये क्या बोला था, कितने दिन के अंदर ओपन होना चाहिए, 5 दिन, ये बोल रहा है 7 दिन के अंदर, ये क्या बोल रहा है 7 दिन, और ये बीच की पूरी प्रोसेस खा गई, क्यों खा गई, क्योंकि उन्होंने नोट में पहले बता दिया कि सेबी को ड्राफ्ट नहीं दे रहे, जब ड्राफ्ट ही नहीं दे रहे तो भैया 5 दिन में सेबी को देना भी नहीं, वो चेक नहीं करे, ये सारी प्रोसेस खत्म, सीधा क्या बोल दिया, 2 दिन पब्लिक अनाउंसमेंट, और यहाँ से 7 दिन। आइडेंटिफाई, बच्चा आइडेंटिफाई ऑफ दी कंपनी, इन्होंने कहा भैया कंपनी कौन है, खरीद कौन रहा है, कंपनी, बायबैक कौन खरीद रहा है, कंपनी खरीद रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी यहाँ पे परचेजर है, शेल बी अपीयर्ड ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, क्यों बोले इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, क्योंकि बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैठी है, वो स्क्रीन में बैठी है भैया, खरीदने के लिए एज अ परचेजर, जनरल बात लिखी थी। दी बायबैक ऑफर शेल बी ओपन हो जाना चाहिए, नॉट लेटर देन, कितने दिन के अंदर, 7 दिन, 7 वर्किंग डेज कहां से, फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब जिस दिन बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग होती है, 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में छापा, और न्यूज़पेपर में छापी सीधा 7 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है, इसकी प्रोसेस वहां से थोड़ी सी शॉर्ट है, एक प्रोसेस समझ लेना बच्चा, बाकी समझ में आ जाएगी, बस हाँ थोड़ी सी दिमाग की खिचड़ी ये पकेगी आपको, किसमें क्या डेज है ये तो याद रखना पड़ेगा।
7 दिन के अंदर आपको जहां भी पब्लिक अनाउंसमेंट हो वहां से आपका ऑफर ओपन हो जाना चाहिए। एंड टेंडर ऑफर में आ जाओ, 5 दिन के अंदर ओपन होना चाहिए। कितने दिन के लिए विंडो ओपन? 10 दिन के लिए। ये क्या बोल रहा है, पढ़ लिया मानसी? शेल बी क्लोज। इन्होंने क्या बोलते हैं, बस क्लोज हो जाए, जब भी ओपन होता है कर लो, लेकिन मिनिमम नहीं दे रखा है। वहां 10 दिन दे दिया था ना, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, क्या बोलते हैं 10 दिन ओपन रखो। ये क्या बोल रहा है, क्लोज कर देना विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ दी ऑफर। मतलब यहाँ पे सीधा क्या आ गया, ये है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा भैया हम आपको बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, 6 महीने का टाइम। बहुत ज्यादा नहीं हो रही है इतनी उम्र नहीं हो रही है, अटेम्प्ट की कीमत है, उम्र इतना नहीं है ना। क्लोज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑफर। ये समझ में आया? तो अभी तक डेज की अगर मैं बात करूं तो चलो डेज याद करते हैं। पहला क्या था 2, फिर क्या था, ये वर्किंग डेज है। हाँ सीधा जब, चलिए क्या लिखा है अब, कंप्लाइंसेस है, कुछ लॉ फॉलो करने। सबसेक्वेंट कंप्लाइंसेस क्या बोलते हैं, कंपनी शेयर सबमिट, अब फॉर्मेलिटी करिए ना, सबमिट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर अदर, जितने भी है ना बायबैक हो रहे टू द स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा है, कितना ड्यूरेशन है मैक्सिमम 6 महीने। कंपनी के सर पे एक लायबिलिटी, जितना लंबा ड्यूरेशन, जो जो हो रहा है अपडेट देते रहना पड़ेगा। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में सब होता जा रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किसको पहुंच रही है, कंपनी को भी। कंपनी को जो जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है टू दी स्टॉक एक्सचेंज डेली बेसिस में, आज कितने लोगों ने बायबैक ऑफर एक्सेप्ट किया, डेली बेसिस में एक रिपोर्ट तैयार करके किसको देनी है, स्टॉक एक्सचेंज हो, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज में रहा है, ठीक है। उसने लोगों को लगा के रखे, वो बस एक रिपोर्ट फॉर्म में मांग रहे हैं कि आप भी एक्टिव हो कि नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को सब पता है क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी का यूज हो रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर क्या है, कंप्लाइंस है, पता तो सब है ना उसको, लेकिन आप फॉर्मेलिटी के लिए रिपोर्ट तैयार कर दोगे, ठीक है। सेम अपलोड कहाँ कर दो, ऑफिशियल वेबसाइट। जो रिपोर्ट बनाकर किसने किसको दी, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को, वो कहाँ शो होगी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कह रहे मैं अपना एम्प्लॉय नहीं लगाने वाला, मेरे इसमें तो कितने बायबैक चल रहे होंगे, तो अपनी कंपनी को बना के दो, स्टॉक एक्सचेंज में दिख जाएगा, सब कंपनी अपने अपना बना कर दे देगी, और साथ में कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट में भी डाल देगी। तो बहुत जनरल बात थी, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, डेली की अपडेट रिपोर्ट बनाएगी कंपनी और किसको प्रोवाइड करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज वो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट में डालेगा और कंपनी बोला तुम भी उसे अपनी वेबसाइट में डालो ताकि सही से रहे, सबको सब पता है। क्लियर है? चलिए प्रोसीजर, उस रिपोर्ट को देख के हमें भी समझ में आ जाएगा यार, ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे, चलो हम भी अपने शेयर बेचते हैं, लेकिन जैसे ही 15% होगा वैसे भी उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। प्रोसीजर फॉर दी बायबैक शेयर और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन द फिजिकल फॉर्म। अब इन्होंने बोला हमारे इन्वेस्टर तो भगवान होता है, सारे शेयर तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक है, अगर उसने फिजिकल मांगे हैं और वो कह रहा है नींद आ गई, खतरनाक वाली नलायक, जा मुंह धो कर। चलो सारे शेयर्स क्या है बच्चा, डीमैट फॉर्म में। अब इसे क्या करना है बच्चा, किसी इन्वेस्टर ने फिजिकल फॉर्म में मांग लिया और वो नलायक कह रहे नहीं मुझे फिजिकल फॉर्म में ही बेचना है, तो स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है मैं अलग से तुम्हारे लिए एक सेपरेट विंडो ओपन करवा दूंगा, ठीक है, जहां पे फिजिकल शेयर्स को आकर आप बायबैक करवा सकते हो। चलिए अंदर की डिटेल में चलते हैं। सेपरेट विंडो शेल बी क्रिएटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज which shall remain open during the period of buyback। बाकियों के लिए जैसे ऑनलाइन 6 महीने तक खुला तो इसके लिए भी खुला रहेगा। फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर अदर स्पेसिफाइड इन द फिजिकल फॉर्म। पहला पॉइंट समझ में आया, अलग से सेपरेट विंडो की फैसिलिटी दे दी जाएगी, लेकिन सबका लगता है पैसा, फ्री में कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी कहेगी नलायक शेयर होल्डर जो तुम्हारे पास फिजिकल है इलेक्ट्रॉनिक कर लो तो ज्यादा अच्छा है, तुम नहीं मानोगे और तुम मेरे लिए अच्छे कीमती हो, तो अब मैं क्या करूंगी, स्टॉक एक्सचेंज को एक एक्स्ट्रा फीस दूंगी और कहूंगी प्लीज एक और फैसिलिटी दो, सेपरेट विंडो ओपन कराओ ताकि ये लोग अपने शेयर आके बाय बाय कर सके, सबका पैसा लगेगा, ठीक है, सारे काम हो जाएंगे बस पैसा लगेगा। कंपनी शेयर बायबैक दी शेयर अदर स्पेसिफाइड, जो भी कंपनी बायबैक कर रही है कौन से बच्चा, फिजिकल शेयर्स, ओनली थ्रू क्या लिखा है, वो सेपरेट विंडो जो ऊपर खुली है ना वही पे जाकर करेगी, ठीक है, लेकिन उसको एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, एड्रेस एलिजिबल है कि नहीं शेयर होल्डर, कौन करेगा, ब्रोकर, ये सारे काम करेगा। क्लियर है बच्चा, पूरे काम। पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब वो ये कह रहा है प्राइस, प्राइस क्या डिसाइड होगी,
हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदना बेचना कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे आपके कौन से बच्चा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी हो। प्राइसिंग क्या होगी? अब प्राइसिंग को लेकर यहाँ पे अच्छा खासा नोट दे रखा है। थोड़ी देर के लिए बच्चा इसे रोकूंगी, क्योंकि प्राइसिंग की ही डिटेलिंग में फंस जाओगे, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मुझे अभी तुम्हारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। तो प्राइसिंग एक डिसाइड होती है, तो वो मैं थोड़ी देर से बताऊंगी। अभी तक क्या क्या पढ़ा? वापस कहां से स्टार्ट किया? बाय थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। फिर का पहले कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बॉम्बे नेशनल में होगा, नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्टॉक एक्सचेंज की मैचिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, एक्सेप्ट ऑल नहीं। फिर नॉर्मल बातें बोली कि टेंडर ऑफर की तरह ही होगा, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद से जब भी बोर्ड और एक्साम पास होगा। कॉपी सभी को साथ में भी दे देना। हमें न्यूज़पेपर में 2 और डिटेलिंग चाहिए, कहाँ स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हो और कौन ब्रोक कर रहे हैं। ड्राफ्ट ऑफर की जरूरत नहीं है, सेबी वाले जो चेक कराना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आना है, ये फॉर्मेलिटी इसमें कट है। फिर हमने क्या पढ़ा? 7 दिन। 7 दिन कहाँ से? जब भी पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, ऑफर ओपन हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। तो 2, 7 और 6 महीने अभी हमने पढ़ा। ये तो फॉर्मेलिटी है, बाकी कुछ फॉर्मेलिटी रिपोर्ट तैयार करते तो डेली बेसिस में। फिर उन्होंने कहा फिजिकल फॉर्मेलिटी है, फिजिकल विंडो, फिजिकल शेयर्स के लिए विंडो भी ओपन करके रखी है। ये सारी प्राइसिंग में डिसाइड होगी, फॉर्मेलिटी है। क्लियर है? चलिए। हाँ बच्चा, चलिए। फिर बच्चा यहाँ पे भी तो एस्ट्रो अकाउंट खुलेगा, यहाँ पे भी तो एस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रो अकाउंट? सेपरेट अकाउंट। कंपनी भरोसा दिलाएगी हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हमने रख दिया। कंपनी बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर क्या करेगी? एस्ट्रो अकाउंट डिपॉजिट करेगी, उसमें 25% बायबैक स्पेसिफाइड इन दी, जो भी रेजोल्यूशन में डिसाइड होगा 25%। वही एस्ट्रो अकाउंट में 2 तरीके से डाल सकते हो। हमने वहां कितने तरीके पढ़े थे? 4 थे। पहला कैश, दूसरा बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबका कॉम्बिनेशन। प्लीज याद रखना, याद हो है क्या लिखा है? पहला तो कैश, दूसरा का बैंक गारंटी। बाकी चीजों को हम नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोलते हैं? बैंक गारंटी और कैश डिपॉजिट। अगर कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है, कैश डिपॉजिट, द कंपनी ने पावर किसको दे रखी है बच्चा? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? क्रेडिट कराएगा एस्ट्रो अकाउंट से किसके अकाउंट में पेमेंट वेमेंट करने के लिए बोलेगा ना, इंस्ट्रक्शन देगा। ये सेम वही बात है। हमने जो पॉइंट पढ़ा था कैश के अंदर की डिटेलिंग, वो यही डिटेलिंग है। तो ये कैश की डिटेलिंग है। फिर हमने बैंक गारंटी की डिटेलिंग पढ़ी थी, यही लिखा है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के नाम की बैंक गारंटी मिलती है, यस और नो। और हमने ये भी पढ़ा था 30 डेज एक्सपायर होने के बाद बायबैक पीरियड। वेरी गुड। एक्सपायर ऑफ द बायबैक पीरियड ऑफ द ऑफर। और क्या लिखा है? टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन अगर जल्दी हो गई या फिर 30 डेज, विच एवर इज लेटर, तो 30 डेज या फिर ऑब्लिगेशन उसके बाद भी होती है तो रहेगी। समझ में आ रहा लॉजिक? चल, कंप्लीशन ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर देना सेबी के, बाय के। यहां तक चीजें क्लियर है और एक्चुअल में सेम है, बस कुछ चीजें कम है। क्या क्या चीजें कम है? यहाँ पे सिक्योरिटी को डिपॉजिट करने वाली बात बोली और कॉम्बिनेशन भी है। याद करो, एक कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन उन्होंने नीचे इनडायरेक्टली बोल दिया। कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था नीचे 1% किसका था? टोटल कंसिडरेशन। श्योर हो? देख लो एक बार, श्योर नहीं हो तो है। वेरी गुड, सही चीज में श्योर हो। ठीक है, आ जाओ। अगर बैंक गारंटी दे रहे तो इन्होंने कहा भैया सिंगल बैंक गारंटी तो हम देने नहीं देंगे, थोड़ा बहुत तो कैश। टेंडर ऑफर बोलता है 1% तो कैश रखना पड़ेगा। इन्होंने ये लिमिट बदल दी है, याद रखनी पड़ेगी। 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट फॉर दी स्पेसिफाइड, मतलब कि पूरा टोटल कंसिडरेशन का कितना? 2.5% कैश रखना पड़ेगा। किसमें? एस्क्रो अकाउंट में। ये बात समझ में आ रही है? एंड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट। ये क्या बोल दिया? सिक्योरिटी। इन शॉर्ट ये लोग है नलायक। अगर मैं बोलूं एस्क्रो अकाउंट में बस 2, बच्चा कोई 2 नहीं है, कोई 2 नहीं है, वही 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कैश, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी, और ये और कौन सा था? कॉम्बिनेशन। तो वही है जब, तो मैं ये कह रही हूँ वहां और यहाँ सेम है,
वहां और यहाँ क्या बच्चा सेम, बस एक चेंज है, वो चेंज क्या है 2.5% यहाँ पे कैश, और वहां पे कितना 1%। के बाद समझ में, ये तुम्हारी मॉड्यूल है, ये तुम्हारी मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन, तो प्लीज यहाँ पे सारी चीजें एड ऑन कर लेने का दिया। चलो amount may be released from the escrow account making the payment to the shareholder। escrow account से पैसे कब निकालेंगे, जब पेमेंट करेंगे। सब्जेक्ट टू ध्यान रखना क्या लिखा है, एटलीस्ट 2.5% of the amount remarked for the buyback specified in the resolution of the board of directors, जो भी as the case may be escrow account to all the points of time। ये क्या बात लिखी है, पहली दो लाइन एक बार फिर से रीड करो कि पूरा का पूरा पैसा पेमेंट में यूज कर लेना। उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू 2.5%, छोड़ने को नहीं बोल रहे, वो जो पैसा कैश है वो भी यूज कर लेना, क्योंकि कैश ही उतना है तुम्हारे पास। जनरल बात लिखी है, पेमेंट करते वक्त पैसा यूज कर लेना। वो 2.5 वाली जो बातें हैं वो भी कैश फॉर्म में है ना, उसे भी यूज कर लेना, वो ये कह रहे। क्लियर है? ये बार बार जो अमाउंट बोल रहे हैं ना, कहाँ गया ये अमाउंट फॉर द बायबैक। उन्होंने कहा रेजोल्यूशन बोर्ड या स्पेशल से जितना भी आपका ऑफर इशू जो है, ऑफर साइज डिसाइड हुआ है, आपका 120 करोड़ वाला जो बात डिसाइड हुई है ना, इतने का प्रपोज है, तो जो भी प्रपोज है बाय बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी डिसाइड है, अमाउंट मतलब क्या, जो भी डिसाइड बाय द बोर्ड या फिर ऐसा। क्लियर है? यूटिलाइज, अगर आपने यूटिलाइजेशन कर लिया है, कितना यूटिलाइजेशन कर दिया, 50%। अमाउंट मतलब जो भी डिसाइडेड, 220 प्रपोज था हमारा, ठीक है, जो भी डिसाइडेड था, इसका आपका कितना कितना पैसा यूज हो गया, 50%। मतलब ऑप्शन आए, ऑफर एक्सेप्ट किए कुछ लोगों ने, कुछ ही नहीं किए, आपने पेमेंट कर दी है, कितने से ज्यादा पेमेंट हो गया, 50% से ज्यादा। आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द एटलीस्ट 50% भी अगर यूटिलाइज हो गया है जो भी डिसाइड हुआ था अमाउंट, जो भी गारंटी रिमेनिंग द एस्को इफ एनी, रिलीज किसको वापस मिल जाएगा बच्चा, कंपनी को। साफ साफ सिंपल भाषा में बोलो, 50% भी अगर आपका यूज हो गया है, कितना हो गया है, 60 करोड़ यूज हो गया, बाकी 60 करोड़ किसको मिलेंगे, ये तो शेयर होल्डर को मिलेंगे ना, जिन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। बाकी किसको मिलेगा, बताओ लॉजिक, तो रिलीज करके किसको मिल जाएगा, टू दी कंपनी। अगर मिनिमम 50% यूज हो गया, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया, तो बाकी का बचा बुचा दे दो किसको, जिसका पैसा है, कंपनी का है, कंपनी को दे दो। जनरल बात लिखी है और लॉ में सारी जनरल बात लिखना जरूरी है। अगर ये बात नहीं लिखी होगी तो ये पैसा सेबी का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताना पड़ेगा कि कंपनी वापस ले ले, ठीक। अब उन्होंने बोला 50 नहीं हुआ, इन्होंने कहा प्लीज एटलीस्ट 50% तो यूटिलाइज हो जाना चाहिए। आपका फिर बाय बाय क्या है बच्चा, पे नहीं होता दिख रहा है हमें, तो प्लीज आफ्टर यूटिलाइजेशन 50 तो रिलीज होगा, अदरवाइज रिलीज नहीं होगा। फिर हम एक बार पूरा चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम आपको ऐसे निकालने नहीं देंगे पैसा, पूरा जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई करने के बाद निकालने देंगे, नुकसान की पूरी भरपाई करने के बाद निकालने देंगे, क्योंकि अभी बहुत लॉस हो गया, आपको पूरा का पूरा ऑफर अभी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ सकता है, या फिर जो भी फॉर्मेलिटी होगी सभी जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस स्पेसिफाइड अबव, ऊपर जितनी बातें बोल रखी है, आपने क्या किया, कंप्लायंसेस नहीं किया, उन्होंने कहा फोर्सफिट कर लेंगे एस्क्रो अकाउंट में, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2.5%। वापस आते, हमने पढ़ा एस्क्रो अकाउंट में 4 चीजों से रख सकते हैं चीजें, क्या बात समझ में आई, कैश तो हमेशा रखना है, ये तो बोला ना, कैश हमेशा कितना रखना है, 2.5% किसका, जितना भी आपने टोटल कंसिडरेशन इतना पैसा रखा है। अगर हमें कल को पता चलता है कि आप कभी भी किसी भी टाइप पे नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हो और आपके एस्क्रो अकाउंट में क्या रखा हुआ था, वो कैश रखा हुआ था, कैश इसीलिए रखा हुआ है ताकि हम उसको क्या कर सके, फोरफिट कर सके। तो एस्क्रो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, जितना वो मैक्सिमम पैसा रखा है उसको ध्यान पे रखकर फोरफिट किया जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा कर लिया जाएगा, जरूरी नहीं है बहुत कम, उन्होंने कहा कि इट्स डिपेंड, पार्ट या फिर फुल जो भी होगा, बस हमें ध्यान रखना है कि 2.5 से ज्यादा तो हम फोरफिट नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो भी 2.5 एस्क्रो अकाउंट में रखा है, क्या बात समझ में आ रही है, पक्का ऑफ द अमाउंट एंड नॉट एक्सेप्ट 2.5 क्या कर दिया जाएगा, फोरफिट हो जाएगा, 2.5 क्या हो जाएगा, फोरफिट,
वापस लेके जा रही बच्चा, कनेक्शन टूट गया। क्या पढ़ रहे हैं? एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में किस किस फॉर्म में पैसे रख सकते हैं? कैश, बैंक, सिक्योरिटी और कॉम्बिनेशन जो इन्होंने 2% से बोल दिया, इनडायरेक्टली चारों तरीके से रखना है। कभी भी आप क्या करोगे? बैंक गारंटी रखोगे, सिक्योरिटी रखोगे, हमेशा 2.5% का तो कैश रखने का। इन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? शेयर होल्डर को पेमेंट करते वक्त ये पैसे यूज करने का। अगर हमें लगता है कि 50% आपका यूज हो चुका है तो उसके बाद बचा बुचा पैसा किसको दे दिया जाएगा? कंपनी को। अगर हमें कभी भी लगता है नॉन कंप्लायंसेस तो हम पैसे को फोरफेट कर लेंगे। आपके अगर ज्यादा कैश रखा है या जो कुछ भी रखा है, लेकिन इन्होंने कहा है हमेशा कैश मिनिमम तो कितना रखा रहता है बच्चा? 2.5। हमें ये मालूम है कि जब भी हम फोरफिट करेंगे तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2.5 का कैश जो आपका रखा हुआ है हम उसे यूटिलाइज करेंगे। अगर कैश ही रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन बैंक गारंटी और सिक्योरिटी में 2.5 वाली कंडीशन को ध्यान में रखकर ये करेंगे। समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट हेडिंग बोलता है हम फोरफिट कर रहे हैं आपके पैसे को। ये बात समझ में आ गई? हेडिंग क्या बोल रहा है? हम फोरफिट कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट दे दिया, इसका मतलब क्या होगा? फोरफिट नहीं कर। पहले मुझे बताओ क्या ये पैराग्राफ समझ में आया? अगर हमें कभी भी दिखा नॉन कंप्लायंसेस में सेबी चाहे तो आपका पैसा फोरफिट कर लेगा। जब वो फोरफिट करेगी तो उससे वो खुद अपने ध्यान में रखेगी 2.5% तो कैश तो हमेशा से रखा है, ठीक है? चलो, लेकिन वो फोरफिट करेगी नहीं, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ABCD, इन केसेस में नहीं। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, मैंने अभी आपको प्राइस वाला पोर्शन स्किप करवाया था। कंपनी की जो प्राइस डिसाइड होती है बायबैक करने की, वो प्राइस डिसाइड होती है वॉल्यूम वेटेड एवरेज से। ये वर्ड सुना है। इन्होंने कहा कि वॉल्यूम का वेट देकर हम प्राइस डिसाइड करेंगे, तो वो एक प्राइस डिसाइड होगी। अगर हमें पता चलता है कि आपकी जो वॉल्यूम वेटेड मार्केट की प्राइस, क्या लिखा है? एवरेज किसकी? मार्केट की प्राइस हायर आई है, बायबैक प्राइस सर्टिफाइड बाय दी मर्चेंट बैंक। दो प्राइस थी, एक मार्केट से निकाली गई और एक मर्चेंट बैंक। कौन सी ज्यादा है? मार्केट की। अगर हमें पता चलता है कि मार्केट में प्राइस ज्यादा है और आप प्राइस क्या दे रहे हो, तो हमें फोरफिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर एक्सेप्ट करने आ रहा था कंपनी से लेता तो कितने में मिलता? कम में मिलता ना, कम में मिलता। तो अब हम आपको कंपनसेशन देने के लिए ये फोरफिट कर रहे थे ताकि आपको जो नुकसान है उसकी क्या करवा दे? भरपाई। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी प्राइस तो हाई है, तो फिर हम ये फोरफिट करने वाला जो स्टेप है वो उठाएंगे नहीं। वापस क्या बढ़ रहे हैं? बायबैक, एस्क्रो अकाउंट, ठीक है? इन्होंने कहा कि भैया कंपनी ने क्या कर दिया? नॉन कंप्लायंस। अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस करती तो हम पैसे की जब्ती कर लेंगे। इस पैसे की जब्ती से हम क्या करने वाले? शेयर को चुकाने वाले। लेकिन जब हमने देखा कि मार्केट में ही प्राइस ज्यादा है और कंपनी प्राइस क्या कर रही थी, तो बच्चा लॉस था क्या? तो लॉस करके फोरफिट का पैसा इनको देने की जरूरत है क्या? अभी यहाँ पर ये समझो, नॉन कंप्लायंस से तो फोरफिट कर लिया, एक्सेप्ट अब यहाँ पे हम फोरफिट नहीं करेंगे। जब हमें पता चलता है मार्केट में प्राइस ज्यादा है जो कंपनी ने ऑफर दिया, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, सेल ऑर्डर वर क्या लिखा है? इनएडिक्वेट डिस्पाइट दी क्या लिखा है? बाय ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कंपनी एज सर्टिफाइड बाय द मर्चेंट बैंक बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोल रहा है भैया? कौन सा सेल ऑर्डर? सेल क्या लिखा है? इनएडुकेट है मतलब सफिशिएंट नहीं है। क्या सफिशिएंट नहीं है? इन्होंने कहा कि भैया इतने जो ये बोल रहे थे ना 50% अगर हो गए तो अब कंपनी 50% का दे दे पैसा, बाकी निकाल ले। लेकिन हमने नोटिस किया कि आप बेचने को ही ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। सेल ऑर्डर वर इनएडुकेट डिस्पाइट द बायबैक ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने बायबैक का ऑर्डर दिया,
सर्टिफाइड था मर्चेंट बैंकर बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड, सारी चीजें अच्छे से हुई, लेकिन हमने देखा कि ज्यादा लोगों ने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया। 10% ने किया, 20 ने किया, 30 ने किया, 40 ने किया। मतलब मिनिमम लिमिट कितनी है, 50 कर लेते हैं तो दे दो और अपना पैसा वापस निकाल लो। लेकिन अगर ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, कितना नहीं है बच्चा, 50 से कम होता है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया बच्चा, ये फॉरफिट थोड़ा करना बनता है। हम पढ़ रहे हैं नॉन कंप्लाइंस हो तो फॉरफिट कर देंगे। जब हमने देखा भैया जनता ही इतनी नहीं आई इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर फॉरफिट करने का तो सवाल ही नहीं है। समझ में आया? तीसरे में चलते। सच सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस है, एग्जिस्ट विच वर दी बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ दी कंपनी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए जो कंपनी के बियॉन्ड दी कंट्रोल इन द ओपिनियन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द कंसिडरेशन। सेबी ने भी चेक किया और देखा सच में था, जैसे कि कोविड किसी के कंट्रोल में नहीं था, तो हम फॉर्मेलिटीज नॉन कंप्लायंसेस हुआ तो फॉरफिट कर लिया। नॉन कंप्लायंसेस इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा कोविड की सिचुएशन आ गई थी, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर हम आपका ये फॉरफिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट फॉरफिट, ये कोई पॉइंट नहीं है, एक्सेप्शन 3 है। एक्सेप्शन कितने बच्चा, 3। जनरल रूल, एस्ट्रोलॉर में रखा पैसा जब्त, कब जब्त होगा, जब कब जब्त नहीं होगा एक्सेप्शन है ना, मार्केट में लगा है और इनएडुकेट ऑप्शन सेल ऑर्डर आया या फिर कंपनी की कंट्रोल में नहीं थी सिचुएशन। अब ये डी कोई पॉइंट नहीं है। इन द इवेंट ऑफ द फोर्थ फीचर, ये अब इसी का कंटिन्यू है। इन द इवेंट ऑफ द फोर्थ फीचर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, जो भी स्पेस है, अमाउंट फॉरफिट शैल बी डिपॉजिट, अमाउंट एक फंड में चला जाएगा जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड। बात समझ में आई? पक्का? 7 पॉइंट क्या बोलता है, मतलब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ पड़ा था। 15 दिन कहां से, फ्रॉम दी एक्सेप्टेंस, ऑल्सो इंश्योर 7 डेज फ्रॉम दी, ये टेंडर ऑफर में पड़ा था। प्रोविजन जो भी रिलेटेड है सर्टिफिकेट वाला, एक्सटिंग्विश वाला, टेंडर ऑफर स्पेसिफाइड अबव जो पढ़ चुके हैं, शेल अप्लाई फॉर द एक्सटिंक्शन, इनका सेम में लगेगा। इन्होंने कहा वेरिफिकेशन पेमेंट कंप्लीट कर देना बाय द कंपनी, क्या लिखा है, 15 डेज। ये क्या बात बोल दी दीदी, आ जाओ। 2 दिन के अंदर यहाँ पर स्टॉक है, 2 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर 7 दिन के अंदर ऑफर ओपन हो जाना चाहिए, 6 महीने में क्लोज हो जाना चाहिए। अब क्या बोल दिया, जब क्लोज हुआ वहां से वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन है, वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन है, और पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड बाय द कंपनी, वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन, और वहां वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट के लिए कितने दिन थे, 7 दिन। क्या बात समझ में आ रही है? ये चेंज है। कंपनी शेल एक्सटिंग्विश फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो भी बायबैक में है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द मर्चेंट और सेक्रेटरी, सेम है, मर्चेंट बैंकर दोनों खड़े रहेंगे, रजिस्टर टू इशू या फिर मर्चेंट बैंकर से कोई एक, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन एंड बिफोर दी, क्या लिखा है, 15 डेज। अब यहाँ पे उन्होंने वही 15 दिन एंड 7 डेज वाली बात की। कंपनी ऑल्सो एंश्योर दी ऑल द सिक्योरिटी बायबैक इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड। मतलब यहाँ पेमेंट कितने दिन में लगेगी, 15 दिन। वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कितने दिन, 15 दिन। वहां क्या था, 7 दिन। उसके बाद इन्होंने सेम बातें, डिस्ट्रॉय करने का टाइम सेम है। जब ये 6 महीने बंद होते हैं, 6 महीने यहाँ से 15 दिन हो जाने चाहिए बच्चा, लेकिन 15 दिन में तो इसी में टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑल्सो इंश्योर 7 डेज। ये 7 डेज कहां से, फ्रॉम द बायबैक पीरियड ओवर, तो मतलब यहाँ से आपको ऑब्वियसली ज्यादा दिन मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से 2 दिन समझ में आया, 7 दिन समझ में आया, फिर क्या था, 6 महीने समझ में, 15 दिन, क्या 15 दिन वेरिफिकेशन, फिर उनका 15 दिन एंड 7। ये 15 दिन कहाँ से, 6 महीने में, लेकिन 15 दिन तो यही खत्म हो गए। उनको ऑल्सो इंश्योर 7 दिन, 7 दिन कहाँ से, यहाँ से, तो 7 दिन में क्या मिल गया आपको, एक्सटेंशन मिल गया। 7 दिन में क्या मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया। समझ में आया?
बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था प्राइस का, आओ इधर। प्राइस इन्होंने क्या बोला, प्राइस मर्चेंट बैंक का डिसाइड करता है, यस नो? प्राइस मर्चेंट बैंक का डिसाइड करता है। ओपन बुक दो तरीके से, प्राइस फिक्स होती थी और एक बुक बिल्डिंग। अभी बुक बिल्डिंग नहीं पढ़ रहे, बुक बिल्डिंग अभी आगे एक दूसरा आएगा। बुक बिल्डिंग ही सेम, वो तो सेम ही जा रही है, ठीक है। अभी हम बुक बिल्डिंग नहीं करें, मर्चेंट बैंक ने एक प्राइस डिसाइड करी, लेकिन पैरेलली इसे मैच करते जाएंगे। किससे मैच करते जाएंगे? वॉल्यूम वेटेड मार्केट वैल्यू से, है ना। अब होता क्या है कि मर्चेंट बैंक ना वही वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस को देखता है और कंपनी को सजेस्ट करता है भैया मार्केट में। मर्चेंट बैंकर कैसे गाइड कर पाता है कंपनी को? मार्केट को देखकर। तो वो मार्केट के एक हफ्ते हफ्ते की क्या देखता जाएगा? प्राइसिंग देखते जाएगा और कंपनी को सजेस्ट करता जाएगा। कोई एक एकदम फिक्स प्राइस नहीं हो सकती, इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिया था, थोड़ा सा क्या रहना, कस्टमाइज बोल दिया था। 6 महीने में क्या फिक्स प्राइस रह सकती है कभी भी? बिल्कुल नहीं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़े से वेरिएंट के साथ होता है। प्राइस एट विच द शेयर्स ऑफर स्पेसिफाइड, क्योंकि जो भी बायबैक हो रहा है शेल बी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ही बेसिस में होता है। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस देखता रहेगा हमारा मर्चेंट बैंक का, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन, अभी हम फिजिकल फॉर्म की बात नहीं करें, फिजिकल शेयर्स की बात नहीं करें। ड्यूरिंग दी कैलेंडर वीक, मतलब कैलेंडर के हिसाब से जो हफ्ते होते हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं, ठीक है। इन 5 दिन का जो वॉल्यूम वेटेड है इस पे नजर रखी जाएगी और इसी से प्राइस डिसाइड होती है। मर्चेंट बैंकर देखता है, कंपनी को सजेस्ट करता है। ये बात समझ में आ गई? However, the प्राइस जो भी होगी फर्स्ट कैलेंडर वीक ऑफ द बायबैक, जब बायबैक चालू होगा, जब बायबैक चालू होगा। कब बायबैक चालू हो रहा था? 2 दिन, फिर 7 दिन। 7 दिन के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। जब भी ओपन होगा उसका पहला वीक, उसका पहला वीक ओपन होगा तो 6 महीने तक चल रहा है ना अभी, तो 6 महीने में क्लोज हो जाना चाहिए मैक्सिमम। 2 महीने में हो गया, 3 महीने में मान लीजिए कंपनी, उसका जो भी पहला कैलेंडर वीक होगा, फर्स्ट कैलेंडर वीक ऑफ द बायबैक जब भी स्टार्ट हो रहा है, उसका क्या निकाल लिया जाएगा? वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग और अदर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग। अब ये प्रीसीडिंग क्या बोल दिया, नीचे नोट दिया है। एक्चुअल में नीचे अच्छी लैंग्वेज में समझाया है, समझो। हम फर्स्ट कैलेंडर निकालेंगे पहला, ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट 2 दिन वेटेड, हमने कहा हम इसे एक्सेप्ट करें। जो भी वॉल्यूम वेटेड का जो एक प्राइस निकलेगा, उस प्राइस में ऑफर को क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट। मान लो बच्चा उस फर्स्ट वीक में हुआ ही नहीं, जरूरी है ना, 6 महीने तक विंडो ओपन, तो सब बिल्कुल रिलैक्स मोड में है, तो उन्होंने कहा पुराना देख लेना। इन केस नो शेयर्स अदर स्पेशल सिक्योरिटी ब्रॉट बैक इन द नॉर्मल मार्केट ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक, द प्रीसीडिंग वीक, प्रीसीडिंग मतलब पुराना, पुराना एक हफ्ता और पुराना मतलब पहले, बिफोर, व्हेन दी कंपनी हैज, क्या लिखा है, जो भी उन्होंने कंपनी ने कभी भी इससे पहले लास्ट वीक जब खरीदा हो, उस हफ्ते में हम कह रहे कि हमने खरीदते हुए देखा ही नहीं, हमने खरीदा ही नहीं, तो उसकी प्राइसिंग भी नहीं निकाल नहीं पाए, तो उन्होंने कहा जो भी लास्ट वाला जो आपने प्राइस खरीदा होगा वो देख लेंगे और वो कंसिडर कर लेंगे। तो इन शॉर्ट वापस से हम कह रहे हैं प्राइस डिसाइड होगी, प्राइस मर्चेंट बैंकर डिसाइड करके देता है, मर्चेंट बैंकर मार्केट में ही देखता है। मार्केट में जब भी बायबैक चालू होगा बच्चा, उसके फर्स्ट कैलेंडर वीक को ही हम वॉल्यूम वेटेड जो भी होगा वही उससे हम खरीदेंगे। इनकेस नहीं होता तो उससे पहले लास्ट कंपनी ने जब भी खरीदा होगा उस वाले हफ्ते का वॉल्यूम वेटेड निकाल कर दे दिया जाएगा। लेकिन आगे चल के हमने पढ़ा कि जब भी नॉन कंप्लायंसेस होता है तो हम क्या करते हैं बच्चा? फोरफिट। जब भी नॉन कंप्लायंसेस करते तो हम करते हैं फोरफिट। जिस दिन हम फोरफिट कर रहे हैं उस दिन हम देखेंगे कि कंपनी ने जो ऑफर किया है और मार्केट में जो प्राइस चल रही है, मार्केट की प्राइस क्या बच्चा? ज्यादा, फ्लक्चुएशन हो सकते हैं ना, तो हम मार्केट में ज्यादा है तो फोरफिट नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में अगर कम हो गया फोरफिट कर कर आपको वो पैसा पूरा चुका दिया जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसलिए वो प्राइसिंग वाली बात मैंने पहले आपको एक्सप्लेन नहीं करी। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस खत्म होती है। प्रोसेस का कंक्लूजन है बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, जो भी व्हाटएवर, 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट, क्लियर है? सॉरी, फिर 2 दिन के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर ओपन, 6 महीने मैक्सिमम है, कम भी ले सकते हैं। 15 दिन में वेरिफिकेशन पेमेंट, 15 एंड 7 दिन, 15 दिन वो 6 महीने, 15 और 15 कब? यहाँ 6 महीने से 7 दिन जब ये पेमेंट हो जाएगी। समझ में आया? डिस्ट्रॉय करने का खत्म यहाँ पे पूरी पूरी प्रोसेस। बाकी जो चिल्लर चिल्लर चीजें पड़ी थी वो थी। क्लैरिटी है बच्चा? पक्का क्लियर है? क्लियर है? तभी मैचिंग भी थोड़ा सा था, फ्लेक्सिबल था।
अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बुक बिल्डिंग अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा रही, टेंशन मत लो। बस यहाँ हेडिंग देखो क्या लिखा है। अगर आप नोटिस करोगे तो मेथड 3 थी। पहला क्या था, एग्जिस्टिंग टेंडर बोल सकते हो। ओपन के अंदर 2 थे, स्टॉक एक्सचेंज और बुक बिल्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज पढ़ चुके, बुक बिल्डिंग पढ़ चुके, एग्जिस्टिंग पढ़ चुके और लॉट भी तो पढ़ चुके। बचा बस क्या है, बुक बिल्डिंग। ये जो बुक बिल्डिंग है, ये एक बार आप लोग वन रीड कर कर आओगे, क्योंकि अब इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। हेडिंग देखो, प्री कंडीशन लिखा है, ठीक है, एसआरआर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। डिस्क्लोजर फाइलिंग क्या करना है, मर्चेंट बैंकर, पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या लिखा है, एस्क्रो अकाउंट। फिर क्या लिखा है, सेबी को क्या करो, साइमल्टेनियसली फाइल करो। ऑफर का पूरा प्रोसीजर, बस टाइम पीरियड थोड़ा इधर उधर होगा। और फाइनली क्या करना है, सर्टिफिकेट को एक्सटिंग्विश, डिस्ट्रॉय करना है, खत्म। क्या बात समझ में आई। ऑब्लिगेशन, पूरे बायबैक की जितनी भी हमने प्रोसेस पढ़ी, किसकी ऑब्लिगेशन, कंपनी की, और किसकी, मर्चेंट बैंकर। इक्वल टू क्या लिखा है, एक बार सोच के देखो, जितने भी हमने काम पढ़े, कंपनी के काम कौन करता है, तो जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है वो किसके कंधों पे डाल दिया उसने, मर्चेंट बैंक। दोनों के काम तुम्हें एक जैसे लगेंगे। एग्जाम में अगर कंपनी का पूछा है तो भी वही बताना है, मर्चेंट बैंकर का पूछा है तो भी वही बताना है। अब मुझे बताओ, ये पब्लिक अनाउंसमेंट कौन करवाता है, कंपनी को करना है, मर्चेंट बैंकर के थ्रू करवाता है। न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन दी है फेयर होनी चाहिए, ट्रू डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्चेंट बैंकर इंश्योर कराएगा। एस्क्रो अकाउंट में पैसा होना चाहिए, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा डालो, मर्चेंट बैंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करे। क्या ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही है। लेटर ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट, किसकी ऑब्लिगेशन, कंपनी की। कंटेंट क्या लिखा है, कंटेंट की नॉट कंटेंट, नॉट इशू एनी शेयर टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड। क्या बोल दिया, बायबैक कर रहे हो और बाकी में इशू लेकर आओगे, मत लाना। बायबैक क्यों कर रहे हो फिर। कंपनी पे कंसिडरेशन, हमेशा कैश ही देना है, मजबूरी हो तो बेच कर कैश ही देते, शेयर्स नहीं पकड़ाते अपन, बैंक गारंटी हाथ नहीं पकड़ा देते, कहते भैया ये पैसे देगा। कंपनी नॉट विड्रॉ ऑफर टू बाय बैक, एक बार हाँ बोल दिया तो पीछे हटने का नहीं। आफ्टर, कब, सेबी को ड्राफ्ट दिया या जब भी पब्लिक। प्रमोटर हिज और देयर एसोसिएट नॉट डील इन दी शेयर्स, बच्चा इन दी स्टॉक मार्केट, ऑफ मार्केट। हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट, प्रमोटर किसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, बताओ, डॉट भी कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, स्टॉक मार्केट का ऑन एंड ऑफ फिजिकल शेयर से, इंटरेस्ट से ट्रांसफर जो भी है। कंपनी नॉट रेज फर्दर कैपिटल द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नो पब्लिक अनाउंसमेंट पेंडिंग, बच्चा पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक करने नहीं देंगे। अगर कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी शेयर नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट करेगी, कौन। और क्या लिखा है, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर कंप्लायंस बायबैक रेगुलेशन टू रेड्रेस द ग्रीवेंस। ये पॉइंट तुम पढ़कर बताओ क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। जनरल बातें लिखी है, ये पूरे चैप्टर हमने पढ़ा है, और ये नहीं भी पढ़ा तो डीम है ना। क्या लिखा है, कंपनी बताई थी ना, किस कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाने का, किस इन्वेस्टर सर्विस सेंटर के पास जाने का, बायबैक के रेगुलेशन की जो भी प्रॉब्लम है इन्वेस्टर की सॉल्व होगी। कोई बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, तो किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लोगे, प्लीज उनको बता दो, कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्टिफिकेट क्या लिखा है, पढ़ो बताओ, जितना बस मार्क है उतना ही पढ़ना। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दो, गुड, 7 दिन के अंदर, 7 दिन लिखा है, 15 दिन लिखा है, 7 दिन वाला इंपॉर्टेंस, ठीक है। कंपनी क्या क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज को बायबैक नहीं करने का। और क्या लिखा है, कंपनी 2 दिन के अंदर, कौन सा वाला होगा, बायबैक खत्म हो गया, न्यूज़पेपर में छाप दो। कंपनी की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेम क्या है, प्रोविजन एस्क्रो अकाउंट, फर्म अरेंजमेंट पेमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, लेटर ऑफ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। क्या बात समझ में आ रही है, पब्लिक अनाउंसमेंट लेटर, ट्रू एंड फेयर, कंप्लायंस किसका कर लेना,
60, 69, 70 क्या था? कंप्लीट है। अदर लॉस जो भी, बैंक विद द होम जो भी एस्क्रो स्पेशल डिपॉजिट रिलीज ओनली ऑन दी ऑब्लिगेशन कंप्लीट। फिर क्या लिखा है? फाइनल रिपोर्ट सबमिट टू सेबी 15 डेज अभी एक्सपायर हो जाए। बच्चा ये पूरे अच्छा ये छुप गया है, 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में ये डिटेलिंग लिख देना है। क्या लिखा है? नंबर ऑफ कितने, टोटल कितना हुआ, और सभी को रिपोर्ट तैयार करके दे दो। क्या ये ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जनरल बात है। स्पेसिफिक तो टाइम्स है जो याद करने में दिक्कत है, और जनरल हमें याद ही नहीं रहती। जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ये सब हम करते बच्चा समाप्त।